हाँ, तो मैं बोल रही थी जब ये पॉइंट बी पे पड़ा लाइट, तो उसको हम सिर्फ आपतन बिंदु बोलेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है पार्टिकुलर पॉइंट पे आके पड़ी, तो इस सतह का नाम आपको बताना है, तो उसको हम आपतन ऑरिजिन ऑफ लाइट। जी, जी, बिल्कुल सही। तो ये इस सतह को हम आपतन बिंदु बोलते हैं, और इसी पॉइंट को बी बोलेंगे, बी को हम सिर्फ आपतन बिंदु बोलेंगे। अब आप लोग ए बी बता चुके हो, बी सी बता चुके हो, और बी भी बता चुके हो। और लेकिन जब आप इस बी से इसकी सीधाई में एकदम एक लाइन खींचेंगे, बी से सीध में, बी के सीध में एक लाइन खींचेंगे, तो इस पॉइंट को लाइन खींचेंगे तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बी हो गया, और मैं इसको डी नाम दे सकती हूँ, तो बी डी को क्या बोलेंगे? अभिलंब है। हाँ, अभिलंब। ये परपेंडिकुलर तो देखने ही से लग रहा है, तो आप इसको अभिलंब बोलेंगे। याद रहेगा, ये लंब जो बेटा हम खुद से डालते हैं, ठीक है, समझ में आया? ये जी। हम खुद से डालते हैं अभिलंब। हाँ, अब बताना है, अब थोड़ा ध्यान देना है, जूम करने पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे ए और डी के बीच में, यानी कि इस वाले पॉइंट के अंदर एक एंगल बनेगा, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम अगर किसी को पता हो तो बताना। और आपतन कोण। आपतन कोण। हाँ, बहुत अच्छा, आपतन कोण। आई आर हाँ, परिवर्तन कोण को। हाँ, और डी और सी के बीच में भी एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन परिवर्तन। कोण। बहुत अच्छा। एक चीज मैंने कल ये बताया था कि हाँ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल जो भी बोले। इंसिडेंट रे, हाँ ठीक है, इंसिडेंट रे से बना है वो, लेकिन उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं आर वाले को। ठीक है, आपको हिंदी में याद रखना है, हिंदी में। और मैंने बताया था कल, रिफ्लेक्शन का रूल था कि आप, तीन रूल बताया था, तीन रूल बताया था मोटा मोटा। कोई बता सकता है तो बता दो, देखे हो तो उसमें लिखा भी होगा। मैम, हाँ। हाँ, पहला है मैम आपतन कोण, हम्म। परिवर्तन कोण हम्म। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। हाँ, एक ही आपतन समतल। कोण और दूसरा है हम्म। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है, दोनों समान ही होते हैं मैम। हाँ, और कुछ था नहीं ना, कि था? दो ही नियम है मैम। अच्छा ठीक है, आगे देखो। एक एक स्नेल का नियम आएगा लास्ट में। हाँ, स्नेल का। ठीक है, यहाँ पे सपोज डेट कई बार क्या देता है, दे देता है क्वेश्चन, कैसे समझे, कहाँ लिखे हैं, कई बार क्वेश्चन दे देगा ना सपना, क्वेश्चन इस तरीके से प्रश्न रहता है कि किसी दर्पण की सतह पर बनने वाली आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का योग फिर ये चला गया होगा आई थिंक। चलो पूछ लेते हैं, बार बार ये पता नहीं क्यों चला जा रहा है। किसी भी सतह पे पड़ने वाली जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण, उन दोनों का योग, आपतन प्लस परावर्तन का जो योग है, आपको 66 डिग्री दिया गया है मान लो। तो आपको फिर पूछा जाए आपतन कोण कितना होगा, तो क्या बताओगे? 33 डिग्री। अब या फिर पूछ दे कि 36 डिग्री। परावर्तन कोण पूछ दे, तो क्या बताओगे? दोनों समान ही होगा, मैंने आधा आधा दोनों कर दिया। सेम ही होगा, आठ भी बराबर होता है। 33 हाँ, डिग्री वो क्योंकि भी होगा। आई एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, तो कभी भी दोनों का जो मेजरमेंट दे दिया गया रहेगा ऐड, तो आप उससे समझ जाना कि इसका मान कितना आएगा। ये निकालने में हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा। यहाँ तक बता दिए थे। इसके आगे चलते, जो मोटा मोटा चीज जानना था आप लोग जान चुके हो। और एक चीज मैंने कल बताया था, रिवीजन में थोड़ा सा बताते हैं। जो आईने में कभी कभी क्या होता है, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो, तो आपका जो बायां हैंड दायां दिखता है, या कोई भी चीज ऐसी देखोगे, बायां वाला चीज दायां दिखेगा, दायां का चीज बायां दिखेगा। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग को यहाँ से शुरू करना था।
अनियमित पृष्ठ है, कहने का मतलब ये समतल प्लेन नहीं है, क्योंकि जब दर्पण बना होता है ना बेटा, तो दर्पण का जो सतह होता है वो प्लेन होता है, यानी समतल होता है, इसलिए उसको समतल दर्पण हमने बोला। समतल दर्पण का जो सतह होता है प्लेन होता है, लेकिन इसकी जो सतह है ऊबड़ खाबड़ है ना, अप एंड डाउन करके ऐसे दी गई है। तो अनियमित पृष्ठ पर आपतित समानांतर किरणें, तो कई बार क्या होता है कि इस तरीके की जो रफ सरफेस होती है उस पे भी बहुत सारी अनियमित आपतित किरणें जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं, यानी बनता है, और एक दूसरे के वो पैरेलल होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे इस सरफेस को, तो यहाँ पे जो एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद सब क्या है, उठा हुआ है, एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद सब थोड़ा अप एंड डाउन है इक्वली। तो इस तरीके से जो आपतन कोण बना वो सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब समझ में आता है ना, समानांतर होते हैं। यस मैम। यही लिखा गया है नीचे जी। में कि इस तरीके से रफ सरफेस पे जब कभी भी आपतन बिंदु के द्वारा मान लो कि आपतित किरण के द्वारा जो सतह पे निर्माण होता है, तो आपतित किरण जो होती है, जो भी फॉर्म होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। उस चीज को यहाँ लिख दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देख लो, अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरण, और साथ साथ इसके द्वारा जो परावर्तित किरण होती है वो अलग अलग तरीके से परावर्तित होती है। जैसे ब्लैक वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, इस वाले पॉइंट को, ब्लू वाले को देखिएगा। जैसे इस सरफेस से ये पड़ा तो ये इधर लौट गया, फिर इधर से ये पड़ा तो ये उल्टा डायरेक्शन में लौट गया। तो जरूरी नहीं है कि इसके द्वारा जो मतलब आपतित किरण सारी समानांतर हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपतित किरण क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट यहाँ पे जो परावर्तित किरण फॉर्म हुआ है, क्या वो एक दूसरे के समानांतर हैं? नहीं, नहीं मैम। नो मैम। नहीं है, अलग क्योंकि है। वो रफ सरफेस पे पड़ी है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में मतलब मूव करेगा। एक ही डायरेक्शन में जरूरी नहीं कि पैरेलली एकदम समानांतर ही परावर्तित किरण का फॉर्मेशन होगा। उसका जहाँ पे उसको पृष्ठ सही लगेगा वहीं से वो टर्न होगा। इसलिए यहाँ पे देखो कि अपने मन से वो लोग जहाँ तहाँ इधर उधर भी मुड़ गई हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे इस वाले एंगल से ये मुड़ा है इधर, फिर सेकेंड वाला का जो मुड़ा है यहाँ से इधर मुड़ गया है। थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाले का यहाँ से यहाँ मुड़ गया है। फोर्थ वाले का अगर देखना चाहो तो फोर्थ वाले का देखो, इस वाले सतह से ये इधर मुड़ गया है। तो इस तरीके से परावर्तित किरण जो है एक रफ सरफेस पे समानांतर फॉर्म नहीं होती है, लेकिन आपतित किरण समानांतर फॉर्म होती है। तो इस वाले पॉइंट को पॉइंट 1 और पॉइंट 2 याद रखना। समझाने का मतलब ये था। यहाँ लिखा गया इसी चीज को, जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से, खुरदुरा का मतलब क्या होता है, रफ सरफेस, जो इक्वल नहीं हो, मतलब ऊबड़ खाबड़ हो थोड़ा सा, या इसी को अनियमित बोला जा रहा है, पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है। वो ही बोल रहा है कि जब आपतित किरणें सारी पड़ती हैं जो कि समानांतर किरणें होती हैं, एक खुरदुरे पृष्ठ पे पड़ती हैं या किसी अनियमित सरफेस पे पड़ती हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां से वो मुड़ने के बाद, यानी जो परावर्तित किरण बनेगा वो समानांतर नहीं होता है। इसी पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। हाँ, ठीक है। जी मैम, ठीक है। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब कभी भी नीचे वाले इमेज में हम पढ़ेंगे उसको हम नियमित परावर्तन क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो परावर्तन हो रहा था इरेगुलर हो रहा था, मतलब कोई इधर मुड़ रहा है कोई इधर मुड़ रहा है। जो एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है यानी परावर्तित किरण का, वो अनियमित हो रहा है, इधर उधर जैसे बोल सकते हो मनचाहे तौर पे हो रहा है, इसलिए हम इसको विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये टर्म को आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं पूछता है बहुत ज़्यादा डीपली साइंस का। मतलब मैम, हाँ उनका परिवर्तन सतह जो होता है ना उस पर डिपेंड कर रहा है कि हाँ, बहुत कैसा है। हाँ हाँ, क्योंकि सबकी जो सतह है देख रहे हो ऊबड़ खाबड़ है, किसी का जो सतह है ऊपर है, किसी का नीचे है, किसी का बिल्कुल अलग है। इसके वजह से जाहिर सी बात है परावर्तन कोण का फॉर्मेशन, जब बिंदु जिस पृष्ठ पे प्रकाश पड़ता है तो उन्हीं के द्वारा परावर्तन का निर्माण होता है, तो उसी सरफेस के द्वारा ही डिसाइड होता है। तो इसको हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। ये वाला हो गया, यानी कि रफ सरफेस के द्वारा विसरित परावर्तन होगा।
याद रखिए कि विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन का नियम है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है यानी कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, और जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं, वो सारे रूल जो बेटा परावर्तन के जो नियम है वो इस विस्तृत परावर्तन में भी फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। प्रकाश का विचरण गत्ते जैसे विषय विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। यानी प्रकाश का विचरण का मतलब हो गया प्रकाश जो है एक तरीके से क्यों फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये उसकी जो परावर्तित पृष्ठ होती है यानी जो उसका सरफेस होता है, उस पे जो थोड़ा थोड़ा जो रफ सरफेस होता है उसके वजह से ऐसा होता है प्रकाश का विसरण। गत्ता मतलब समझते ही हो, काट वगैरह वुड हो गया, वैसे सरफेस के कारण होता है। इसके जस्ट अपोजिट एक ऐसा एंगल, एक ऐसा परावर्तन और आपतित किरण का फॉर्मेशन होगा, परावर्तित किरण का, जो रेगुलर होगा यानी कि सेम प्लेन पे आएगा, सेम मुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके विपरीत जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि समतल दर्पण पे मान लो कि कोई भी रेज आया फिर गया, तो उस पे जो परावर्तन होगा, उस पे जो किरणें निर्माण होंगी आपतित परावर्तित, तो दोनों सेम तरीके से, मतलब आपको लगेगा एकदम रेगुलर दिखेगा, इधर उधर नहीं दिखेगा। तो उसके द्वारा जो परावर्तन होता है उसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। जी। हाँ, इसको दिखाया गया है इस इमेज के थ्रू कि नियमित परावर्तन कैसे होता है। अगर आप इमेज भी याद रखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे ये समतल दर्पण को ही लिया गया है, और ये जो लाइन दी गई है बेटा, ये पॉलिश किया हुआ सरफेस है। ये लाइन क्या है? ये पॉलिश किया गया हुआ है, क्योंकि दर्पण में अगर एक साथ पॉलिश नहीं, एक साइड पॉलिश नहीं किया जाएगा, दर्पण की एक साइड जो है अगर वो रंगीन नहीं होगी, तो आप अपना इमेज उसमें नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं? वो तब तो ब्लैंक शीशा हो जाएगा ना, है कि नहीं? जी मैम। जी। ये जो पॉलिश किया हुआ पार्ट है, जिसके कारण, अगर जिसके घर में भी आईना वगैरह होगा, छोटा वाला आईना, तो आप उसको अगर चाहोगे तो कभी खोल के देखना, पीछे की जो सतह है ना, हल्का हल्का ऑरेंज कलर से पेंट रहता है, हल्का ऑरेंज कलर से। हाँ यस मैम, मैम, मिरर में देखे हैं। हरे हाँ, कलर का भी होता है मैम, जो कलई किया हुआ रहता है पीछे साइड में। हाँ, कलई किया रहता है। तो ये जो सतह है, हाँ सही बोल रहे हो रोशन, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो। तो इसी वजह से हम इमेज देख पाते हैं अपना आईने में। तो ये जो सतह है ये पॉलिश किया हुआ है, जिसको यहाँ पे इस लाइन के थ्रू, ब्लैक लाइन के थ्रू यहाँ पॉलिश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सॉरी, ये मेरे से मिट गया। और यहाँ पे हाँ, एंगल आपका जो, मतलब सॉरी एंगल बोल रही हूँ, आपतित किरण यहाँ पे पड़ रही है, और फिर ये जो यहाँ पे मान लो ये ए है, तो इसी का A1 ये है, मान लो ये बी है, तो इसी का B1 कहाँ से, ये इस सतह से ये जा रहा है, तो इसका B1 ये है, ये सी है तो इसका C1 ये है, ये डी है तो आपका D1 यहाँ से जा रहा है। किसी को समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है? जब आप इसको थोड़ा नो सा मैम, जूम समझ में जूम आ रहा करके देखोगे, आज में आ रहा है मैम। तो ये आ रही है और यहाँ से इस पॉइंट से जा रही है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, इस पॉइंट को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। समझ में आ गया? जी मैम। जी मैम। तो ऐसे सतह से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम नियमित रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आपको, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या ये जरूरी है जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन के कारण जो लाइट परावर्तित होती है उसके कारण ही हम देख पाते हैं? तो इसका हमें पूरा रीजन पता चल जाएगा। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। रियल में, क्योंकि ये बात सारी सही है। लाइट जैसे ही, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी सामान है, और इसको हमें देखना है, तो पहले क्या होता है ना, इस पे जैसे बॉल जल रहा है, मेरे कमरे में मान लो कि बॉल जल रहा है, तो इस पे लाइट पड़ा, मान लो कि ये बॉल है, टॉर्च है, जो भी समझो, यहाँ से ये लाइट पड़ा, ठीक है, लाइट पड़ा, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगा, ये हमारे हमारी आईज से। आंखों के पास जाएगा, और आंखों पे पीछे में क्या होता है, रेटिना। आंखों के किस वाले पार्ट पे इमेज फॉर्म होता है?
रेटिना पे। तो ये रेटिना में। रेटिना। इमेज फॉर्म होगा। तो ये जो आपतित किरण है जो परावर्तित हो रही है उसी की वजह से तो आप देख पा रहे हो ना। अगर ये जी। परावर्तित होने का जो प्रोसेस नहीं हो पाएगा तब तो आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। सिर्फ अगर मान लो कि ये आ जाता रे और इस वाला पार्ट ये घटना होती ही नहीं तो क्या ऑब्जेक्ट को देख पाते? नहीं देख पाते। नो मैम। परावर्तन के कारण जब लाइट किसी चीज पे पड़ता है तो वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख पे पहुंचता है और आंख पे क्या होता है? रेटिना है जो कि इमेज फॉर्म करती है। तो फिर वहां पे बहुत सारे आंखों का पार्ट होता है, रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं जो कि कलर भी डिफाइन करते हैं। तो कलर वो डिफाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेड लाल कलर की वस्तु है, वो डिफाइन करेगा। देन यू आर आसानी से आप एबल हो पाएंगे कि देख सकते हैं ये वस्तु क्या है। तो ये प्रोसेस होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। अब हम चंद्रमा को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने जब सोलर सिस्टम पढ़ा है तो ये भी पढ़ा है कि चंद्रमा के पास क्या अपना प्रकाश होता है? नहीं होता है मैम, नहीं नहीं होता है। प्रकाश बट होती वो है, नहीं हमें उष्मा दिखता, होती है। दिखता क्यों है? जाहिर सी बात है, लाइट नहीं रहेगा तो उष्मा भी नहीं रहेगा। तो दिखता कैसे है? दिखता कैसे है? दिख इसलिए रहा है उस हमें। पर प्रकाश पड़ता है ना, ये किसका प्रकाश पड़ रहा है? उस पे सूरज स्टार का। का। उसपे उसपे सन की सॉरी। लाइट पड़ रही है। और चंद्रमा पे सन की लाइट, सपोज दैट ये हमारा छोटू सा चंद्रमा है, मान लो। इतना अच्छा इमेज मेरे से नहीं बनता है, कोशिश करता है। मान लो आपका प्यारा सा चंद्रमा है और ये गोल सा बड़ा सा सूरज है, सपोज दैट। और यहाँ से ये लाइट है ना इसको देता है। तो क्योंकि सन सबको लाइट देता है, अर्थ को लाइट दे रहा है, ये जो भी दिन के समय आप देख रहे हो तो भी लाइट मिल रही है, इसकी वजह से आप चीज़ों को देख पा रहे हो। तो ये जो लाइट यहाँ पे आ रही है, इस लाइट को क्या करता है? इसको ये अपनी सतह पे तो पड़ा, इसकी चंद्रमा की सतह पे पड़ा, फिर यहाँ से टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसी घटना की वजह से हम क्या है, यानी कि परावर्तन की जो प्रोसेस हुई उसकी वजह से हम चंद्रमा को देख पाते हैं। समझ में आ गया? यानी चंद्रमा क्या करता है? सन नहीं के प्रकाश को लेकर के फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है। मैम, दिन में ही लेता होगा ना फिर। जाहिर सी बात है दिन में चंद्रमा। लेता है। देखो चंद्रमा, सूरज जो है बेटा 24 घंटे निकला हुआ है, लेकिन हमारी पृथ्वी, थोड़ा सा हर सब्जेक्ट से आपको थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा। क्योंकि सन हमारी अर्थ मूव कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो जब वो सामने आती है तो हमें धूप मिलता है। सन के सामने आएगी तो जब सन के सामने से घूम जाती है, यानी उसके उल्टे सतह पे आ जाती है, यानी पृथ्वी उल्टी हो जाती है, तब सन पे हमारा लाइट मतलब नहीं मिल पाता और अंधेरा हो जाता है, जिसको हम रात के रूप में समझते हैं। तो उस समय क्या होता है ना, लेकिन सूरज जो होता है आकाश में उस समय भी होता है। और वो सन पे जो लाइट, सन जो अपनी रोशनी चंद्रमा पे बिखेरता है, उसको परावर्तित कारण होने के कारण ही वो हमको दिख रहा है। सूरज का भी ऐसा नहीं है कि सूरज मतलब मर जाता है या गायब हो जाता है। वो तो आकाश में सारे खगोलीय पिंड तब भी मौजूद हैं जब हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। इवन दिन में भी सारे खगोलीय पिंड मौजूद हैं। बट सन की रोशनी इतनी तेज है ना कि अभी आप उनको आकाश में नहीं देख पाएंगे। बट जैसे जैसे शाम होती जाती है, यानी कि सन तो मूव नहीं करता, हमारी अर्थ जैसे जैसे उसके सामने से हटती जाती है, मूव करती जाती है, जैसे उन्होंने लिखा रोटेशन, वो जैसे जैसे होता है तो रोटेट करोगे तो आप इसके चारों ओर तो चक्कर लगाओगे ही। सामने हो तो लाइट मिल रहा है, पीछे आ जाओगे तो लाइट तो नहीं मिलेगा। तो पीछे आ जाओगे तो जैसे जैसे शाम होती है फिर आपको थोड़े थोड़े तारे दिखेंगे, छोटे छोटे तारे। फिर आपको थोड़ा शाम हो गया तो फिर आपको चंद्रमा भी दिखेगा। समझ में आया? जी। यस जी। मैम। हाँ, तो आपको थोड़ा सा सब सारे सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा क्या, किसी भी हेवनली बॉडीज को, खगोलीय बॉडी को आप देख, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। प्रदीप्त पिंड का मतलब हो गया लूमिनस बॉडीज। इसको लिखते हैं लूमिनस बॉडी, या बॉडीज भी लिखते हैं कई बार, यानी कि चमकदार, चमकने वाली चीजें। तो वैसे सारे चीज जब उन पे प्रकाश पड़ता है जिसकी वजह से वो चमकने लगते हैं, उनको प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा, तारे, ये सब आ सकते हैं। इसके बाद देखो, क्या आप ऐसे कुछ अन्य पिंडों के नाम बता सकते हैं जिसको हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं? कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे सन सन के पास तो अपना खुद का प्रकाश है ना,
तो सन के पास अपना खुद का लाइट है। मोमबत्ती खुद का लाइट ही हमें देती है। मोमबत्ती जब आप जलाते हो तो मोमबत्ती पिघलना शुरू होता है तो फिर लाइट भी हमें देती है। मोमबत्ती क्या किसी और से प्रकाश लेके रोशनी। आती है क्या? मोमबत्ती तो खुद नहीं। जलती है ना बेचारी। और जी आपका मैम। इलेक्ट्रिक लैंप, आप उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई किए तभी तो वो जल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से प्रकाश लेके आ रहा है। वो अपना खुद का प्रकाश देता है। तो ऐसे बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें जो कि खुद का प्रकाश बिखेरते हैं। तो ये ऐसे चीजें हैं जो खुद का प्रकाश बिखेरते हैं, जैसे कि सन हो गया, मोमबत्ती की ज्वाला हो गई, लाइट हो गई, यानी विद्युत लैंप हो गया। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है, यानी सन की लाइट मान लो कि हमारे आंख पे पड़ रही है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं, यानी कि सन की लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही है तो हम वस्तु देख पा रहे हैं। फिर उसके साथ साथ मोमबत्ती की ज्वाला हमारी आंखों तक पहुंच रही है एक लाइट के रूप में, तो हम देख पा रहे हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो अगर अपना लाइट नहीं दे पा रहा है, जैसे हमारे अर्थ के पास क्या अपना लाइट है? नहीं। या बहुत सारी ऐसे भी प्लैनेट्स हैं, ऐसे भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं जिनके पास अपना लाइट नहीं है। तो क्या वो प्रदीप्त में आ जाएंगे या दीप्त में आ जाएंगे? दीप्त में। प्रदीप्त में आ जाएगा। हाँ हाँ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। इसको नन लुमिनस बोलेंगे बेटा, नन लुमिनस बोलेंगे। यहाँ पे हिंदी टर्म प्रदीप्त वाले में, है ना, दीप्त वाले को बोलेंगे लुमिनस बॉडी, है ना। अब सही है। हाँ मैम। थोड़ा मेरे हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में हो गया। लुमिनस का मतलब हो गया दीप्त, यानी कि जिनके पास खुद का प्रकाश होगा। नन लुमिनस का मतलब हो गया जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होगा। थैंक यू, बहुत अच्छा ठीक किए बता दिए, है ना। मुझे भी लग रहा था मैंने कुछ यहाँ पे रॉन्ग कर दिया ऐसा। ठीक है। उसके बाद ये दो टर्म हिंदी इंग्लिश ये याद रहना चाहिए जनरली, क्योंकि पेपर में कई बार आपको शुद्ध हिंदी नहीं देके ना लुमिनस लिख देगा। आजकल एक टर्म चल गया है, एक फैशन चल गया है कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एकदम हीमोग्लोबिन लिख देंगे या एकदम शुद्ध हिंदी लिख देंगे, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अभी हाल में एक क्वेश्चन था कि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है। तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि साइनोकोबालामीन, हम लोग जनरली पढ़ते आए हैं, बट वहाँ पेपर में कोबालामीन दिया हुआ था। तो पता नहीं कितने कितने लोगों ने सही किया, कितने लोगों ने गलत किया। बट कोबालामीन और साइनोकोबालामीन दोनों एक ही नाम है, तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। बोलोगे तो हम कंप्यूटर से सारा इसका ओके। जो भी हम देखे थे वो हम बता देंगे आप लोगों को। कोबालामीन और साइनोकोबालामीन दोनों सेम नाम है, याद रहेगा ना सबको। चलो ठीक है। जी मैम। यहाँ पे जो बता दिए फिर से क्लियर कर देते हैं। वैसी चीजें जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे हमारी अर्थ को ले लो। अर्थ हमारी सन के लाइट से चमकती है, फिर रात में अगर थोड़ी बहुत लाइट मिलती है इसको, चंद्रमा से मिलती है, तभी हम देख पाते। अभी के समय में नहीं, लेकिन जब पता नहीं पूर्णिमा वगैरह के समय। हाँ फलक, फलक, जैसे पूर्णिमा वगैरह का समय होता है, पूर्णिमा होता है, तो उस समय पूरा जो फुल मून निकला रहता है, तो फुल मून में पूरा चांद की रोशनी, हमें चांद की चांदनी पूरी मिलती है। तो हम मतलब बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं चंद्रमा की चांदनी में। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता उसको हम प्रदीप्त पिंड बोलते हैं। इंग्लिश में नन लुमिनस बॉडी बोलेंगे, और हिंदी में जिनके पास अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको हम लुमिनस बॉडी या दीप्त पिंड बोलते हैं। याद रहेगा। दीप्त पिंडों के यस मैम। उदाहरण है सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लहर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं। मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो क्या वे परावर्तित हो सकती हैं? अब चूंकि जो भी अभी तक आप चीजें पढ़े हैं वो प्लेन मिरर का बात हो रहा है। अभी तक जो बात हुआ, जो भी हमने परावर्तन आपतन कोण जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिकॉज ये जो सरफेस था ऐसा बना हुआ था, नीचे से कलर किया गया था, तो ये प्लेन मिरर था, यानी समतल दर्पण की बात हो रही थी। लेकिन बुझो ने अब पूछा कि क्या किसी अन्य दर्पण, यानी अन्य दर्पण कहने का मतलब गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, मैंने 7 में भी पढ़ाया था। कौन कौन सा? कल गुड़िया थी, सपना खुशबू थी, और रोशन भी थे।
उत्तल दर्पण। हाँ, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, 2 टाइप के गोलीय दर्पण होते हैं। कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्या आप उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर किरणें आपतित हो, तो क्या वहाँ पे भी परावर्तित होती हैं? तो आगे देखते हैं, जी थोड़ा मैम। इनका कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। जैसे कि एक बार लाइट आई और परावर्तित हुई, उस परावर्तित प्रकाश को, इस टर्म को अच्छे से पढ़िएगा, फिर से आप चाहें तो परावर्तित कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो कर सकते हैं, कब हम कर पाएंगे? जब वैसा होना संभव होगा। स्मरण कीजिए, जब आप पिछली बार किसी केश प्रसाधक के यहाँ गए थे, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। जब आप किसी भी बार्बर के पास जाएंगे और अपना बाल कटिंग करवाएंगे, या किसी भी सलून में जाएंगे या ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, तो आपको ऐसे मिरर के पास बैठा देगा वो। बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की और एक दर्पण रखा। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आपने सामने वाले दर्पण में यह देख सकते हैं थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। एक्चुअली इस इमेज में भी देखो, एक मिरर के सामने इन्होंने क्या किया है, आपको बैठा दिया है। ये जो फर्स्ट मिरर था, एक पहला नंबर मिरर अगर ए इसको बोल दे, और दूसरा मिरर इन्होंने अपने हाथ में रख करके ये अपने बालों को, ये आपके कटे हुए बालों को दिखाना चाह रहे हैं। दो मिरर रखा है कि नहीं रखा है इन्होंने? रखा है है मैम। मैम। यानी कि एक बार तो लाइट इस पे पड़ करके इस एक बार परावर्तित हुआ या इस मिरर से, और दूसरी बार इस वाले मिरर से जो इन्होंने लिया है उससे भी परावर्तित हो रहा है। 2 बार परावर्तन की क्रिया हुई हुई या नहीं हुई? हुई है मैम। हुई है। मैम अब कैसे हुई है? कैसे हुई है उसको देखेंगे। तो ये समझा रहे हैं इस दर्पण के द्वारा क्या हुआ है। केश प्रसाधक की दुकान पर दर्पण। तो कई बार ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ भी, जब छोटे थे तो पापा यही ले जाते थे सलून में, बाल कटा देते थे। तो समझ में नहीं आता था कि ये पीछे में भी दर्पण क्यों रखा है, लेकिन अब समझ में आ गया है। क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए थे, या कैसे देख पाने में सक्षम हो पाए? पहेली को याद आया कि सिक्स में विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में 2 समतल दर्पण का उपयोग किया गया था। परिदर्शी बनाने में 2 समतल दर्पण का, परिदर्शी का मतलब होता है परिदर्शी मतलब क्या होता है, एक चीज बताना। तो आप लोग पढ़े हो परिदर्शी टर्म, ये टर्म ही पढ़े हो परिदर्शी। परिदर्शी क्या होता है? पारदर्शी पढ़े हैं ना मैम। पारदर्शी पढ़े हो ना? पारदर्शी। उसी से लगभग ये भी बना। परिदर्शी कहने का मतलब दिख जाना, दोनों साइड से दिख जाना। सेम हाँ एक रिलेटेड टू दैट टर्म, उससे हाँ, आर पार दिखना एकदम और सेम पढ़। है उस टर्म का। अगर आप उस पारदर्शी समझ रहे हैं तो परिदर्शी भी समझ जाएंगे। तो परिदर्शी में क्या होता है, 2 प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि 2 दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं? कि 2 दर्पण है, तो क्या आप कैसे उसको एबल बना पाए कि देख पाए, जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाए थे? क्योंकि सामने वाले मिरर से इनको सिर्फ अपना आगे का फेस, जब मैं अपने मिरर के सामने खड़ी होंगी तो मेरे पीछे के बाल दिखेंगे मुझे मेरे मिरर में? नहीं नहीं देखिएगा। दिखेंगे। लेकिन नहीं। हाँ जी, किसने कुछ बोला? लेकिन फिर इन्होंने पीछे से एक, हाँ, पीछे से एक और दर्पण रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से देख पाए। तो यहाँ लिखा है परिदर्शियों का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? पनडुब्बियों में किया जाता है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियाँ जो आती हैं, टैंकों में, बंकरों में छिपे सैनिकों का पता लगाने में, और उनको बाहर की ओर सैनिकों के द्वारा, बंकर में जो बहुत सारे सैनिक रहते हैं, क्यों रहते हैं बंकर में सैनिक आप सबको पता है, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है अपने दुश्मनों से बचने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए। तो बंकर में जो छुपे हुए सैनिक होते हैं, वो भी इन परिदर्शी का उपयोग करते हैं ताकि बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जा सके। ठीक है। बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब क्या होता है? एक से ज्यादा प्रतिबिंब का निर्माण होना। जी मैम। अनम्यूट करते हो? मैंने तो अनम्यूट नहीं किया बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बहुप्रतिबिंब का मतलब हो गया, प्रतिबिंब का मतलब हो गया सिर्फ एक बिंब का निर्माण होना। एक बिंब का मतलब क्या होता है आप सबको पता है? बिंब मतलब
क्या होता है आप सबको पता है। प्रतिबिंब यानी कि किसी की इमेज फॉर्म होना, किसी का छाया बनना। और बहु प्रतिबिंब का मतलब होता है, जब बहु लिखते हो इसका मतलब है मोर देन एक से टू, अधिक एक से बनना। मोर देन टू बिंब का निर्माण हो, मोर देन टू, एक से ज्यादा प्रतिबिंब यानी कि छाया का निर्माण होगा। आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। हम सब पढ़ते आए हैं कि समतल दर्पण वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, यानी एक ही छाया बनाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो एक ही, हम अगर खड़े हैं तो हम ही दिख पाएंगे ना, जाहिर सी बात है कि मेरा एक ही प्रतिबिंब दिखेगा। यदि दो समतल दर्पणों को संयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा? अगर अगर मैं जोड़ के चाहूं दो समतल दर्पण बनाना तो क्या होगा? आइए देखें, इस चीज को फिर समझाया गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, दो समतल दर्पण का यूज किया गया है। 7 क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, इस तरीके का यूज किया गया था। दो समतल दर्पण लीजिए, आपको दो समतल दर्पण लेने हैं। उन्हें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके किनारे आपस में केवल मिले रहें। आपको ये कोशिश करनी है कि सिर्फ, हाँ बनेगा बनेगा, दो इमेज बनेंगे, जो भी इमेज बनेगा दूसरे पे दिखेगा। जैसे यहाँ देखो, आपस में मिले रहें। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए, आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देखो, एक दर्पण, एक आपने ये वाला पृष्ठ लिया और इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ये एक दूसरा यहाँ पे आपने इसको यहाँ बीच वाले लाइन से अटैच कर दिया, तो दो दर्पण है, एक ये ए और ये बी। अब यहाँ पे एक ही सिक्का रखा गया है, तो कितना दिख रहा है आपको, क्या चेंजिंग दिख रहा है, क्या तीन दिख कितना रहा इसका है। प्रतिबिंब दिख रहा है? दिखने के लिए तो एक यहाँ से 4 ज्यादा। दिख रहा है। ठीक है, समकोण पर रखे समतल दर्पणों में प्रतिबिंब। ठीक है, अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45, अब टेप का यूज करने के बाद ये बोल रहे हैं, चाहे तो आप इसको 45 पे रख सकते हैं, 60 पे, 120, 180 आदि पर जोड़िए। डिफरेंट डिफरेंट एंगल बता दिए हैं, उस पे आप जोड़िए। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रक्रम में यानी हर बार की क्रिया में आपको क्या करना है, वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या को नोट करना है। यानी 45 पे कितना बना, 60 पे कितना बना, 120 पे कितना बना, इस चीज को हमें नोट करना है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट एंगल का फॉर्मेशन होगा, यानी 45 पे अलग बनेगा, अलग संख्या होगी जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, 60 पे अलग संख्या के प्रतिबिंब बनेंगे। कहने का मतलब तो यही है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट करना है। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर खड़ा कीजिए। अब क्या करना है कि सपोज दैट ए दर्पण है, ये पहला, ये अब दूसरा दर्पण है, बिकॉज ये हमने पैरेलल यानी कि मिरर, समांतर मिरर लिया है, समतल मिरर लिया है, तो बी वाला ये तो एक दूसरे के सामने खड़ा कर देंगे। तो क्या होगा, अंत में करना है जब सारे सारे एंगल पे आप बना लो, जैसे 45 पे, 60 पे, इस पे बनाने के बाद में ये काम करना है कि दो मिरर जो आपने यूज किया उसको लास्ट में एक दूसरे के समानांतर खड़ा कर देना है, समानांतर खड़ा कर देना। ठीक है, देखिए अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। अब आपको ये कंडीशन भी दे दिया गया, ये है दर्पण, एक दूसरे के समानांतर रखे समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंब। एक एक बीच में आपका मोमबत्ती और दोनों को फिर आमने सामने खड़ा किया गया है। क्या अब आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग को कैसे देख पाए थे? इसी प्रक्रिया के द्वारा तो हम देख पाए थे कि बीच में मोमबत्ती रखी हुई है और इधर साइड से जैसे आप दिखाओगे यहाँ पे दिखेगा, आगे का पार्ट दिख ही रहा है, साथ साथ दूसरे दर्पण को जैसे आप रखोगे तो पीछे का पार्ट भी दिखेगा। इस प्रक्रिया के द्वारा ही हम देख पाए थे। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी कैलिडोस्कोप में भली भांति 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 के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि अलग अलग तरीके का पैटर्न इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जैसे 60 का बनाना है, 45 का बनाना है, तो फिर उनको हर एक एंगल पे अलग अलग टाइप का जो एक कैलिडोस्कोप है वो बनाना होता है, तो हर एक एंगल का अलग बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से अलग अलग कोण पे रखेंगे तभी जाहिर सी बात है कि अलग अलग टाइप का जो आकर्षक पैटर्न वाला बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि अलग एंगल पे रख के फिर उसको सेट करके चिपका के फिर बनाना पड़ेगा। बहुमूर्तिदर्शी इसको बोलते हैं, यानी एक से ज्यादा अगर आपको प्रतिबिंब चाहिए तो।
आप स्वयं भी एक कैलिडोस्कोप बना सकते हैं अगर आपके पास 2 दर्पण है। इस तरीके से आप सबके पास अगर दर्पण है, इस तरीके से जाना, जोड़ के देखना, थोड़ा-थोड़ा एंगल बढ़ाना, घटाना। एक्चुअली हम पूरा एंगल तो हम लोग अपने घर में उतनी आसानी से नहीं मेज़र कर पाएँगे, लेकिन जैसे-जैसे आप डिस्टेंस को सेट करेंगे, थोड़ा बढ़ाएँगे, घटाएँगे तो आपको दिख जाएगा। कैलिडोस्कोप बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए कैलिडोस्कोप बनाया गया है। दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लीजिए। 3 आयताकार पट्टी लेनी है, सेम मतलब एरिया का, 15 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा। चित्र में जैसा दिखाया गया है उसके अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। जैसे इस तरीके से अटैच किया गया है उस तरीके से हमें बनाना है। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। यानी एक प्लास्टिक का जो आता है इस तरीके से ट्यूब बना हुआ, उसमें उसको सेट करके इस तरीके से घुसा देना है। इसके अंदर में इंसर्ट करना है। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। आपका जो मतलब वो जो ट्यूब आप प्लास्टिक की ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कर दीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो, यानी इस वाले पार्ट को लेके, इस गत्ते को लेके उसका ये पूरा पार्ट हम कवर कर देंगे और बीच में एक छिद्र बना हो ताकि हम अंदर की ओर अंदर के भाग को देख पाएंगे। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की, एकदम पारदर्शी प्लास्टिक, जैसे आप सब्जी वाला प्लास्टिक भी आता है व्हाइट कलर वाला, वो यूज कर सकते हो। प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए, इसके नीचे चिपकानी है, यानी कि इसके दूसरे साइड में नीचे की ओर चिपकाना है। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल दर्पण की एक वृत्ताकार कांच की जो प्लेट आएगी, उस प्लेट दर्पणों का छूते हुए दृढ़ता पूर्वक लगाइए। मतलब कांच का जो एक पतला सा वृत्ताकार प्लेट आएगा, उसको हमें लगाना है। कहाँ पे? इस साइड में। जिधर साइड में आप किधर लगाओगे? जिधर साइड में ये पन्नी लगाए हो उधर ही लगाओगे, जाहिर सी बात है। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखिए, जैसे चूड़ी का टुकड़ा हो गया, कोई रंगीन चूड़ी आ गई डिफरेंट डिफरेंट कलर की, उसको रखिए। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। अब घिसा हुआ जो कांच का प्लेट था उससे बंद कर देना है। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। अब उसको ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा जगह भी अंदर में रहने देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाया जाएगा। इतना खास ये पूछेंगे नहीं कैसे बनाया जाता है कैलिडोस्कोप, इतना इम्पोर्टेंट ये था नहीं। आपको कैलिडोस्कोप आपका जो तैयार है, जब आप छिद्र से झाँकते हैं, जब अंदर में झाँकते हैं, तो आपको ट्यूब में भाँति-भाँति के पैटर्न दिखाई देते हैं। इसलिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वहाँ पे चूड़ी का टुकड़ा डाला गया था। कैलिडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएँगे, क्योंकि आप बार-बार चूड़ी का जो कलर होगा वो बार-बार एक जगह पे तो रहेगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट जगह चेंज करता रहेगा। इसकी वजह से आप जो एक पैटर्न देख लेंगे वो बार-बार आपको नहीं दिखेगा। प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले कलाकार कैलिडोस्कोप का यूज करते हैं। बहुत से तरीके का जो कागज या वस्त्र पे डिजाइन बना होता है, दीवारों पे डिजाइन बना होता है, इसके लिए कैलिडोस्कोप का यूज किया जाता है। तो यहाँ से कैलिडोस्कोप का यूज पता चल सकता है हमें कि दीवारों पे जो डिजाइन होता है कागज या वस्त्र पे, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि नए-नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए ये जो टेक्निक है वो काम आती है, कैलिडोस्कोप का यूज। आगे कितना दिया है? अपने खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं। जाहिर सी बात है, खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए भी हम चिपका सकते हैं। सूर्य का प्रकाश सफ़ेद होता है या कलरफुल होता है? तो सफ़ेद होता है या कलरफुल होता है, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट पता नहीं आप लोग किए हो कि नहीं, लेकिन बता देते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों का एक मिश्रण होता है। वो आपको कैसा दिखता है? क्योंकि सफ़े उस वो जो पूरा प्रकाश है, जब आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं काँच पे, तो आपको एक पट्टी प्राप्त होती है डिफरेंट कलर की। 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है जिसको विवियोर के नाम से जानते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि जब सफ़ेद प्रकाश को, ये जो एकदम सफ़ेद प्रकाश होता है जिसको आप
मारेंगे, जैसे जैसे मान लो ये समतल दर्पण है, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये 7 रंग का कलर आपको देखने को मिलेगा। तो पता चलता है कि सफेद प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ है। इस तरीके का चीज एक बार और पढ़ाए थे, तो पता चलेगा विबग्योर ऐसे करके लिखे जाता है, YOR। मैम जैसे कि किसी दर्पण को मतलब स्थिर रखेंगे ना सूरज के प्रकाश में, हाँ तो सफेद दिखेगा। वही दर्पण को घुमाएंगे मतलब हाँ हाँ जैसे जैसे घुमाएंगे तो वो कलर मतलब चेंजिंग होगा, उसमें सब कलर दिखेगा थोड़ा हाँ, थोड़ा। तो वो दिख जाएगा आसानी से, अगर जैसे जैसे उसको धीरे से किसी, मान लो किसी चीज पे, जैसे कागज उगज पे फिर चाहो कि सेट करना, तो तुमको पूरा या आसानी डिश पर से भी मैम एक ये बताई थी, डिश जो होता है टीवी वाला हाँ डिक्स, उस पे भी पूरा, पहले। उसको जब आप तेजी से उस पे जब देखोगे ना तो उस पे बहुत सारा कलर दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप तेजी से उसको घुमाओगे सफेद दिखेगा। हाँ मैम, तेजी से घुमाने पर वो अब सफेद दिखेगा ये मैंने जी हाँ। बताया था, ऐसा बना हुआ था डिक्स, जो कि नहीं, डीवीडी वगैरह का जो देखोगे, है ना, डीवीडी वगैरह का जो आता है ना कलरफुल वाला, जो कैसेट वगैरह में यूज होता है, जो टेप वगैरह, उसको आप देखोगे ना कि वो हरा दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेगा। लेकिन जैसे आप मान लो कि यहाँ से एक अंदर में एक लकड़ी फंसा दी है और उसको तेजी से अपने हाथों में घुमा रहे हो बहुत तेजी से, तो फिर आपको हरा पीला कुछ नहीं दिखेगा, फिर आपको दिखेगा एकदम व्हाइट जैसा दिखने लगेगा बहुत तेजी से घुमाने पे। हाँ, ये पढ़ता आया था, मुझे याद है। कक्षा 7 में आपने सीखा है कि सूर्य के प्रकाश को सफेद प्रकाश के रूप में जाना जाता है। जनरली हम सन के लाइट को व्हाइट लाइट के रूप में एज्यूम करते हैं, लेकिन जैसे किसी सतह पे पड़ता है, आपने यह भी सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं। हमने ये भी जाना है कि 7 रंग होते हैं, वो डिक्स वाली घटना से। यह दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं, इसके लिए भी एक एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है? 16.7 में पता नहीं कहाँ किया गया है, यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है, थोड़ा देख लो 16.7। उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण लीजिए, ठीक है। 16.30 में दर्शाए अनुसार एक कटोरी में रखिए, ठीक है। दर्पण को कटोरी में रखना है, कटोरी में जल भरिए। इस व्यवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दर्पण पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ सके। ऐसे रखना है खिड़की के पास कि दर्पण पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ सके। सीधा सीधा देखो ना, ये कटोरी है, मान लो आपकी कटोरी है, कटोरी में समतल दर्पण आप कैसे, थोड़ा सा पानी अंदर में है और थोड़ा सा वो खड़ा है, ये तो पूरा दिख रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना। दिख रहा इसमें है। ये खड़ा है, दर्पण दिख रहा है। दर्पण को डुबा के नहीं रखना है पूरा एकदम सबमर्ज करके पानी के अंदर, थोड़ा सा खड़ा करके भी रखना है। यह देखो, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है भाई ये वाला, जी मैम दिख रही है। ये दिख रहा है भाई, कैसे बताएं आप लोगों को, ये दिख रहा है, कटोरी दिख रही है। Yes, ma'am. कटोरी में समतल दर्पण को डुबा के हाँ रखा गया है, और चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हमको बार बार ऐसा करना पड़ेगा। कटोरी की स्थिति को इस प्रकार एडजस्ट करना है। एक्चुअली क्या है ना कि आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा जब आपको जैसा इमेज चाहिए होता है। कई कई बार जब हम लोगों ने दर्पण वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें ये भी पढ़ा था कि जब आपको इमेज बनाना है, जब आपको प्रतिबिंब चाहिए, तो आपको बार बार दर्पण को सेट करना पड़ेगा। या तो डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा वस्तु से, या वस्तु के पास उसको डिस्टेंस जो है आपका वस्तु और दर्पण के बीच का कम करना पड़ेगा। तो ये सेट करने पे एक्चुअली हम लोग तो उतना वैज्ञानिक है नहीं, तो एकदम हमको सेट करके ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको ये स्थिति बार बार सीधी सेट करनी पड़ेगी। दर्पण से परावर्तित होने वाले प्रकाश किसी दीवार पर पड़े, आपको कोशिश करना है कि वो दीवार पे प्रकाश पड़े। यदि दीवार दीवार सफ़ेद ना हो तो इस पर सफ़ेद कागज़ की शीट चिपकाइए। जैसे मान लो क्योंकि यहाँ पे पिंक पिंक दीवार दिख रहा है, तो यहाँ पे सफ़ेद कागज़ को पीछे में चिपका दिया गया है, ये वाला, क्योंकि हमें व्हाइट दीवार चाहिए, सफ़ेद दीवार चाहिए। परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो, ये जब इसके दर्पण के सामने से लाइट जाती है, तो यहाँ पे देखो सफ़ेद इस तरीके का कागज को अभी हम बोल रहे थे, जैसे सप्ताह बता रही थी कि सन का जो लाइट पड़ेगा तो यहाँ बहुत सारा कलर दिखता है। कलर तब दिखेगा जब वो जो पर्दा हो, आपका पर्दा मान लो, वस्तु मान लो, दीवार मान लो, वो व्हाइट रहेगा, तभी उस पे आपको कलर दिख पाएगा। और वो भी सब कलर नहीं दिख पाएंगे, मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर दिखेगा। जैसे यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, येलो दिख रहा है, हल्का सा हरा दिख रहा है और ब्लू दिख रहा है, बट आपको कंप्लीटली 7 कलर नजर नहीं आएंगे, उनका कॉम्बिनेशन नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे कलर को हम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मैम
एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आई थिंक व्हाइट वाले को बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल एक प्राइमरी कलर होता है, ये सब पढ़े हो ना, प्राथमिक रंग, जी। द्वितीय रंग, है ना, हाँ। पढ़े होगे या पढ़ना नहीं होगा तो पढ़ा देंगे। तो परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। कब? यहाँ पे, जब यहाँ खिड़की से, ये जो खिड़की है यहाँ पे दिखाया गया है, खिड़की से लाइट आएगी, इस दर्पण पे पड़ेगी, तो ये आती हुई किरण तो आपतित हो गई, फिर यहाँ से प्रकाश आया तो यहाँ पे भी परावर्तित हुआ, तो इस शीट पे परावर्तित होनी चाहिए, यानी कि जो परावर्तक सतह है, यानी परावर्तक पृष्ठ जो है वो व्हाइट होना चाहिए, तब आपको कलर दिख पाएगा। लेकिन साथ साथ पीछे की दीवार भी व्हाइट दिखाई गई है इसमें। अब आपको इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे, अब आप बता सकते हैं कि किस प्रकार आप इसकी व्याख्या करेंगे। दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से, दर्पण और जल दोनों साथ में था यहाँ पे, एक प्रिज्म बनाते हैं, एक प्रिज्म बनाते हैं दर्पण और जो जल है। यह प्रकाश को इसके रंगों में विभक्त कर देता है। कौन? आपका दर्पण और पानी जो है दोनों मिलके प्रकाश को, प्रकाश जितने कलर से मिलके बना है उसको टुकड़ों में बांट देता है। यानी कि भाई अगर मान लो कि खाना, खिचड़ी बनी है, खिचड़ी में दाल है, चावल है, सोयाबीन है, आलू है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये दर्पण उसको क्या करेगा, सबको अलग अलग सेग्रीगेट कर देता है, तोड़ देता है। भाई व्हाइट प्रकाश से तो तुम बने हो, सन की लाइट, तो अब मैं बताता हूँ कि कितने कलर हैं तुम में। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर, वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, मैजेंटा, जो भी है ये आ जाएगा। जैसे कि आपने कक्षा 7 में अध्ययन किया है, 7 में पढ़ा है हम लोगों ने, प्रकाश के अपने रंगों में विभक्त होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश यानी कि एक सफेद लाइट जब अपने ही डिफरेंट डिफरेंट कलर में बट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो उसको प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ही बोलते हैं शायद, मुझे लगता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसी को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश जब किसी किसी सफेद परावर्तक पृष्ठ पे पड़ती है, उसके बाद वो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इसको आसानी से याद कर लेना, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। जैसे प्रकाश कब पड़ेगा, पानी और दर्पण दोनों की सतह से पड़ता है, तो वो तोड़ने का काम करता है, तो मेन पार्ट इसको छोड़ना मत। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना, इसका ही एक एग्जाम्पल है इंद्रधनुष वाला कलर। बिकॉज जब आप जानते हो इंद्रधनुष का जो फॉर्मेशन होता है, उस समय भी हल्की हल्की बारिश आपको दिखती होगी। हल्की बारिश इन द सेंस कि ड्रॉप ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है एनवायरमेंट में, थोड़ा थोड़ा बरसा फिर चला गया, तो आपको इंद्रधनुष फॉर्मेशन दिखेगा। और उसके मैम, हाँ, जिस दिखेगा दिशा में मैम सूरज निकलता है ना, उसके विपरीत दिशा में मतलब सामने फॉर्म इंद्रधनुष होता है। दिखता है। इंद्रधनुष सामने नहीं। हमेशा, हाँ, जी, विपरीत सनराइजिंग दिशा में होता है। डायरेक्शन में फॉर्म होता है। हाँ, तो ये इसका प्राकृतिक घटना का उदाहरण है। तो इंद्रधनुष कैसी घटना है, तो प्रकाश का विक्षेपण होता है उसमें, तो याद रखिएगा, इस तरीके का एग्जाम्पल पूछ लेता है। आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारा है ये पूरा, इसको रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसमें जितना रिवीजन कर लोगे ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा लाइट चैप्टर, क्योंकि लाइट चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, आगे भी पढ़ना है हमको। तब तक ये सब चीज़ें अगर भूल जाओगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, तो ये दिक्कत होगा आगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कर लेना, और पढ़ कर आएंगे मैम आगे वाला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और जो चीज़ पूछूं, खुशबू और गुड़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रेजेंट रहते हो। रोशन, आप बेटा लिखते हो बट ट्राई टू स्पीक ऑल्सो, बिकॉज जब आप बोलते हैं तो ज़्यादा क्लियरली कोई भी चीज़ हमें समझ में आती है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछेंगे हम। 10 मिनट रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आज क्या ही बोलूँ। जो भी चीज़ें हैं देख लेना, कुछ ज़्यादा अगर पूछना हो तो अपने तरफ से ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।